हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है क्रैश कोर्स शुरू कर दिया गया है और ये क्रैश कोर्स रोज सुबह 7 बजे लाइव चलता है। तो रोज सुबह 7 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना क्रैश कोर्स कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में भौतिकी के दूसरे पाठ प्रकाश के अपवर्तन के 34 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये 34 ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं, तो इसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, ये आपको याद रखना है। और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपतन कोण होता है वो किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है अपवर्तन कोण के, बी ऑप्शन है अभिलंब के, सी ऑप्शन है आपतित किरण के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पे होती है। ए ऑप्शन है निर्वात में, बी ऑप्शन है जल में, सी ऑप्शन है हीरा में, डी ऑप्शन है कांच में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पे होती है। तो निर्वात में होती है, ये आपको याद रखना है। और कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि कांच और जल में कौन सघन माध्यम है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांच और जल में कौन सघन माध्यम है। तो यहाँ पे कांच क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो जल होगा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे विरल माध्यम हो जाएगा। अगर यहाँ पे वायु और जल लिया जाए कि वायु और जल में कौन सघन होगा कौन विरल होगा, तो यहाँ पे वायु क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा, और जल क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो किरण किधर मुड़ता है। ए ऑप्शन है अभिलंब से दूर हटता है, बी ऑप्शन है अभिलंब की ओर मुड़ता है, सी ऑप्शन है सीधे निर्गत हो जाता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण होती है वो किधर मुड़ती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण किधर मुड़ती है। ए ऑप्शन है अभिलंब से दूर हटता है, बी ऑप्शन है अभिलंब की ओर मुड़ता है, सी ऑप्शन है सीधे निर्गत हो जाता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण किधर मुड़ती है, तो ये अभिलंब से दूर हटती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। ए ऑप्शन है 1.44, बी ऑप्शन है 1.33, सी ऑप्शन है 1.5
50, डी ऑप्शन है 1.71। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पानी का अपर्तनांक कितना होता है, तो पानी का अपर्तनांक 1.33 होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि हीरा का अपर्तनांक कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हीरा का अपर्तनांक कितना होता है। ए ऑप्शन है 1.44, बी ऑप्शन है 1.33, सी ऑप्शन है 1.50, डी ऑप्शन है 2.42। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीरा का अपर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपर्तनांक 2.42 होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण। ए ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, तो ये किसके कारण से होता है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा और आप लोग फटाफट अपना यहाँ पे क्रैश कोर्स कर लीजिए। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न की बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। ए ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, सी ऑप्शन है प्रकीर्णन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों होता है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 12 नंबर कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। ए ऑप्शन है 30 डिग्री, बी ऑप्शन है 60 डिग्री, सी ऑप्शन है 45 डिग्री, डी ऑप्शन है 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है, तो ये 60 डिग्री का होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न की उत्तल लेंस कैसा होता है। ए ऑप्शन है बीच में पतला किनारे पे मोटा, बी ऑप्शन है बीच में मोटा किनारे पे पतला, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस आप लोग देख सकते हैं ये किनारे पे क्या है पतला है और बीच में क्या है मोटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है बीच में पतला किनारे पे मोटा, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन है बीच में मोटा और किनारे पे क्या होता है पतला होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न की अवतल लेंस कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो अवतल लेंस होता है ये कैसा होता है। ए ऑप्शन है बीच में पतला किनारे पे मोटा, बी ऑप्शन है बीच में मोटा किनारे पे पतला, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो अवतल लेंस होता है ये क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीच में पतला होता है और किनारे पे क्या होता है मोटा होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है डायोप्टर, बी ऑप्शन है मीटर, सी ऑप्शन है फोकस, डी ऑप्शन है एमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 16 नंबर कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ए ऑप्शन है मिट्टी का, बी ऑप्शन है प्लास्टिक का, सी ऑप्शन है पानी का, डी ऑप्शन है कांच का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पे देखिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न की
लेंस में कहां से प्रकाश बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाती है? ए ऑप्शन है ध्रुव से, बी ऑप्शन है प्रकाशीय केंद्र से, सी ऑप्शन है फोकस से, डी ऑप्शन है वक्रता केंद्र से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस में कहां से प्रकाश बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाती है। तो ये प्रकाशीय केंद्र से निर्गत हो जाती है, बिना मुड़े एकदम सीधे निर्गत हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा है? आपको यहाँ पे बताना है कि किसे अभिसारी लेंस कहते हैं। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस को, बी ऑप्शन है अवतल लेंस को, सी ऑप्शन है समतल लेंस को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा लेंस है। तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि अपसारी लेंस निम्न में से कौन सा है? यहाँ पे आपको बताना है कि अपसारी लेंस निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है समतल लेंस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपसारी लेंस निम्न में से कौन सा है। तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 20 नंबर कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। ए ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब को, बी ऑप्शन है काल्पनिक प्रतिबिंब को, सी ऑप्शन है दोनों को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पे उतार सकते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। और जो यहाँ पे देखिए जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है इसे हम लोग पर्दे पे नहीं उतार सकते, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न की उत्तल लेंस का फोकस कैसी होती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल लेंस की फोकस कैसी होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस यहाँ पे धनात्मक होती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो ये ऋणात्मक होती है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है। तो हम अभी आपको बता चुके हैं कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब है इसे हम लोग पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सकते हैं, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न की अवतल लेंस का फोकस कैसा होता है? जो अवतल लेंस होता है उसका फोकस कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो उत्तल लेंस होता है इसका फोकस कैसा होता है, तो धनात्मक होता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है फोकस, बी ऑप्शन है ध्रुव, सी ऑप्शन है आवर्धन, डी ऑप्शन है वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो आवर्धन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, तो साथ में ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 25 नंबर कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है न्यूटन के नियम, बी ऑप्शन है स्नेल का नियम, सी ऑप्शन है परावर्तन के नियम, डी ऑप्शन है मेंडल के नियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के
अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, तो स्नेल का नियम कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है, हम आपको बता चुके हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिस सतह से होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है परावर्तन सतह, बी ऑप्शन है अपवर्तन सतह, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिस सतह से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग अपवर्तन सतह कहते हैं। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न की उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है फोकस पर, बी ऑप्शन है ध्रुव पे, सी ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, डी ऑप्शन है फोकस और ध्रुव के बीच में है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। ये आपको पता होना चाहिए। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। इसमें से आपको पता करना है कि दर्पण सूत्र कौन सा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा 1/v + 1/u = 1/f। ये क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि लेंस सूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस सूत्र क्या होता है। ये तो होता है दर्पण सूत्र, लेकिन यहाँ पे बी वाला क्या हो जाएगा, ये होता है लेंस सूत्र 1/v - 1/u = 1/f। ये क्या होता है, लेंस सूत्र होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण का आवर्धन m किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है -v/u, बी ऑप्शन है v/u, सी ऑप्शन है u/v, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गोलीय दर्पण का आवर्धन m किसके बराबर होता है, तो v/u के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न की स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है sin i/sin r, बी ऑप्शन है sin r/cos i, सी ऑप्शन है sin i + sin r, डी ऑप्शन है sin r - sin i। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है, तो sin i/sin r है। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो उनमें क्या संबंध होगा, तो f बराबर क्या होगा, r/2। यही उसका संबंध होगा, क्योंकि जो फोकस होता है वो क्या होता है, यहाँ पे जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है। ए ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, डी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न है कि कौन सा रंग दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है बैंगनी, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है पीला। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। हम यहाँ पे 34 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं। इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग क्या कीजिएगा कि उसे नोटबुक पे लिख के उसे जरूर याद कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।